दिल्ली का एक वीआईपी कमरा, देश की सबसे पुरानी पार्टी की टॉप लीडरशिप एक बड़ी सी टेबल पर बैठी है। और माहौल उस वक्त बेहद गंभीर है। बिल्कुल, एकदम सीरियस। बिल्कुल। एक तरफ पार्टी की आला कमान है और दूसरी तरफ एक एक सूबे का कद्दावर नेता अपनी शिकायतें और बातें रख रहा है। सही बात है। और तभी ना उस सीरियस मीटिंग के बीच कमरे में एक कुत्ते की एंट्री होती है। और उस कुत्ते का नाम था पिंडी। हाँ, पिंडी। वो सीधे उस वीआईपी टेबल पर चढ़ जाता है, वहां रखी एक प्लेट के पास जाता है और उसमें से एक बिस्किट उठाकर खाने लगता है। देखिए, किसी भी आम इंसान के लिए ना ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ समझ ही ना आए कि रिएक्ट कैसे करें। मतलब आप आला कमान के सामने बैठे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन इस कहानी का असली जो शॉक वैल्यू है ना, वो इसके बाद आता है। थोड़ी देर बाद उसी मीटिंग में बैठे कुछ और बड़े नेता आगे बढ़ते हैं और उसी प्लेट से, मतलब जहां से उस कुत्ते ने जूठा किया था, अरे बाप रे, हाँ, वहां से बिस्किट उठाकर खा लेते हैं। पर उस टेबल पर बैठा एक शख्स इस पूरे दृश्य को देखकर अंदर तक हिल जाता है। जाहिर सी बात है। वो उस प्लेट को हाथ नहीं लगाता। वो अपनी जगह से उठता है, लीडरशिप की तरफ देखता है और सिर्फ इतना कहता है कि धन्यवाद, आपने मुझे काम करने का इतना मौका दिया। और उसी पल वो तय कर लेता है कि वो इस पार्टी को हमेशा के लिए छोड़ देगा। बिल्कुल। और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि आज के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा थे। और ये किस्सा उन्होंने खुद कई नेशनल प्लेटफॉर्म्स पर पूरे राजनीतिक चस्के के साथ सुनाया है। मतलब ये सिर्फ एक कुत्ते और बिस्किट की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारतीय राजनीति के एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट की कहानी है। सही कहा आपने। तो दोस्तों, आज हम इस सवाल की गहराई में जाएंगे कि आखिर ये सब हुआ कैसे। आज हम जिस YouTube चैनल के एक बेहद डिटेल में बनाए गए वीडियो ट्रांसक्रिप्ट पर चर्चा कर रहे हैं। एक डीप डाइव करेंगे आज। बिल्कुल। हमारा मकसद आज किसी की बायोग्राफी पढ़ना नहीं है, बल्कि इस सोर्स मटेरियल के जरिए असम के सबसे ताकतवर, सबसे चर्चित और सबसे विवादित नेता की प्लेबुक को डिकोड करना है। सही बात है। हेमंत बिस्वा शर्मा आखिर ऑपरेट कैसे करते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा, उनके चुनावी दावपेच और उनकी जो पूरी स्ट्रैटेजी है, वो काम कैसे करती है। देखिए, एक बात चर्चा शुरू होने से पहले क्लियर कर देना बहुत जरूरी है। वो डिस्क्लेमर दे देते हैं। हाँ, जब आप हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेता का विश्लेषण करते हैं तो आपको ऐसी बातों का सामना करना पड़ता है जो एक्सट्रीम है, ध्रुवीकरण करने वाली हैं और पॉलिटिकली बेहद सेंसिटिव भी हैं। बिल्कुल। इसमें लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों के पहलू शामिल हैं। तो आप चाहे उनकी पॉलिटिक्स को पसंद करते हो या उससे सख्त नफरत करते हो, हमारा आज का काम किसी का साइड लेना नहीं है। एकदम नहीं। हमारा काम बस उन तकनीकों और रणनीतियों को डाइसेक्ट करना है जिन्होंने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया, ताकि आज की पावर पॉलिटिक्स की जो जटिलता है वो समझ में आ सके। एग्जैक्टली। तो अगर हम उस टेबल मीटिंग वाले आत्मविश्वास को समझना चाहते हैं ना, कि एक नेता आला कमान के सामने से अचानक उठकर कैसे चला जाता है, इतनी हिम्मत कैसे आई, तो हमें उनकी फाउंडेशन देखनी होगी। और इसके लिए हमें 1969 के जोरहाट चलना होगा, जहां एक साहित्यिक परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता कवि थे, माँ लेखिका थी, पर इस बच्चे की किस्मत में किताबें नहीं बल्कि सड़क की आक्रामक राजनीति लिखी थी। बिल्कुल। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये बिल्कुल किसी ऐसे चाइल्ड प्रोडिजी की तरह है जो किसी खेल में बचपन से ही उतर गया हो और उसका लक्ष्य हमेशा से सिर्फ कैप्टन बनने का रहा हो। ये बहुत अच्छी एनालॉजी दी आपने, और इसे समझने के लिए हमें 1979 के असम को विजुलाइज करना होगा। उस वक्त तो हालात बहुत खराब थे। हाँ, उस वक्त असम एक तरह से आग में जल रहा था। असम एजिटेशन यानी असम आंदोलन अपने उरूज पर था। आंसू वाला आंदोलन। बिल्कुल। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू इसका नेतृत्व कर रहा था। मुद्दा था बाहर से आए प्रवासियों यानी फॉरेनर्स को असम से निकालने का। प्रफुल्ल कुमार महंत और भृगु फुकन जैसे नेता इस आंदोलन के सुपरस्टार थे उस वक्त। और हैरानी की बात यह थी कि उन बड़े नेताओं के पीछे, नारों की गूंज के बीच, एक 10 साल का बच्चा हर जगह दिखाई देता था। सोचिए, सिर्फ 10 साल की उम्र। मतलब जब आम बच्चे स्कूल के बाद क्रिकेट खेलने जाते हैं, तब हेमंत सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस दौर में लोग उन्हें विस्मय बालक या वंडर बॉय कहते थे। और यही उनकी पहली राजनीतिक मास्टर क्लास थी। देखिए, जब आप 10 साल की उम्र में जमीनी आंदोलनों का हिस्सा बन जाते ना, तो एक अलग ही समझ आ जाती है। बिल्कुल। आपके अंदर एक ऐसी राजनीतिक समझ पैदा होती है जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जा सकती। उन्होंने लोगों की भीड़ को पढ़ना, उनके गुस्से को समझना और एक लंबा खेल खेलना यहीं से सीखा।
और ये जो महत्वाकांक्षा थी ना, ये वक्त के साथ और आक्रामक होती गई। 1985 में उन्होंने गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज में एडमिशन लिया। अरे, कॉटन कॉलेज? हाँ, अब जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि कॉटन कॉलेज कोई आम कॉलेज नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे असम के मुख्यमंत्रियों की नर्सरी कहा जाता है। वहाँ के 15 में से 7 मुख्यमंत्री यहीं पढ़े हैं। और कॉटन कॉलेज में उनका जो सफ़र था वो बताता है कि उनका लक्ष्य कितना क्लियर था। वो वहाँ लगातार 3 बार 1988 से 1992 तक जनरल सेक्रेटरी चुने गए। लगातार 3 बार? ये कोई मामूली बात तो नहीं है। एकदम नहीं। 3 साल तक स्टूडेंट यूनियन का लीडर बने रहने का मतलब है कि आपको हर धड़े को, हर फैक्शन को मैनेज करना आता है। वो कॉलेज के बेस्ट डिबेटर थे, यानी कम्युनिकेशन और मैनिपुलेशन दोनों उनके हाथ में थे। और इस क्लियर लक्ष्य का सबसे हैरत अंगेज उदाहरण तो वो किस्सा है जब वो सिर्फ 22 साल के थे। अच्छा, वो वाला किस्सा। हाँ, उनकी एक दोस्त थी रिनिकी, जो आज उनकी पत्नी है। तो जब रिनिकी ने उनसे पूछा कि देखो, अगर मेरी माँ पूछेंगी कि लड़का आगे चलकर क्या करेगा तो मैं क्या जवाब दूँ? अब आमतौर पर एक 22 साल का लड़का कहता है मैं IAS बनूंगा या बिजनेस करूंगा। हाँ, नौकरी के बारे में बोलता है। पर जानते हैं हेमंत ने क्या कहा? क्या? उन्होंने उन्होंने कहा अपनी माँ से कहना कि ये लड़का एक दिन असम का मुख्यमंत्री बनेगा। बाप रे। इस लेवल का कॉन्फिडेंस, मतलब, या शायद एरोगेंस। देखिए, इसे एरोगेंस से ज्यादा एक्सट्रीम क्लैरिटी ऑफ पर्पस कह सकते हैं। उन्हें पता था कि उन्हें कहाँ जाना है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेसन भी है। सिर्फ महत्वाकांक्षा होने से ना राजनीति में सक्सेस नहीं मिलती। ये तो है। धैर्य और हार को पचाना भी आना चाहिए, और ये लेसन उन्हें बहुत ब्रूटली मिला उनकी पहली चुनावी हार में। हाँ, 1996 के विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल। हेमंत कांग्रेस की टिकट पर जालूकबारी सीट से उतरे। और सामने टक्कर में कौन था? उनके वही पुराने उस्ताद भृगु फुकन। वही जिनके पीछे पीछे वो 10 साल की उम्र में नारे लगाते थे। एग्जैक्टली। ये किसी हिंदी फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा था। पर इस क्लाइमैक्स में ना अब हीरो हार गया। हेमंत की बहुत बुरी तरह हार हुई। ये उनके लिए पहली बड़ी राजनीतिक ठोकर थी, लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस हार के तुरंत बाद उनकी मुलाकात उस वक्त के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव से हुई। अच्छा। और राव ने उन्हें एक ऐसी स्ट्रैटेजिक सलाह दी जिसने उनका पूरा गेम बदल दिया। क्या कहा उन्होंने? राव ने उनसे कहा, देखो, उम्मीदवार भले ही चुनाव हार जाए, पर उसे अपनी चुनावी सीट को छोड़कर कभी नहीं भागना चाहिए। और हेमंत ने इसे एक तरह से गोल्डन रूल बना लिया। बिल्कुल। वो वहां से हटे नहीं। अगले 5 साल उन्होंने वही जालूकबारी की गलियों में गुजारे। वो लोगों के दुख दर्द में शामिल होते, उनकी परेशानियां दूर करते। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने फ्री टाइम में अपनी लॉ की पढ़ाई भी पूरी कर ली। हाँ, और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी। और ये जो ग्राउंड लेवल की मेहनत थी ना, इसका नतीजा ये हुआ कि 2001 के चुनाव में उन्होंने उसी सीट से अपने मेंटोर भृगु फुकन को हरा दिया। क्या बात है। और उसके बाद से तो वो वहां से लगातार 5 बार विधायक चुने गए। 2004 आते आते वो तरुण गोगोई की सरकार में हेल्थ और एजुकेशन जैसे अहम पोर्टफोलियो संभालने लगे। बहुत पावरफुल मंत्रालय। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक अलग ही थियरी आती है। बताइए। देखिए, एक इतना महत्वाकांक्षी नेता जो 22 साल की उम्र में CM बनने का सपना देखता है, वो आखिर लगभग 15 साल तक कांग्रेस में नंबर 2 बन के क्यों बैठा रहा? ये सोचने वाली बात तो है ना? ज्यादातर जो एम्बिशियस लोग होते हैं वो इतना लंबा इंतजार नहीं करते। वो पार्टी तोड़ देते हैं या छोड़ देते हैं। मुझे लगता है ये लॉयल्टी नहीं थी, ये उनका एक कैलकुलेटेड इंक्यूबेशन पीरियड था। अच्छा। वो पार्टी की पावर को अपने पर्सनल नेटवर्क के लिए यूज कर रहे थे। आपकी इस ख्याली में बहुत वजन है। देखिए, राजनीति में ना पोर्टफोलियो का बहुत महत्व होता है। बिल्कुल। जब आप हेल्थ और एजुकेशन संभालते हैं तो आप डायरेक्टली हर नागरिक की जिंदगी को छूते हैं। हाँ, आम आदमी से जुड़ते हैं। सोचिए, जब गांव में किसी गरीब का सरकारी खर्चे पर इलाज होता है या किसी बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिलता है, तो वो इंसान पार्टी या मुख्यमंत्री को याद नहीं रखता, वो उस मंत्री को याद रखता है जिसने काम करवाया। बिल्कुल सही। इन 15 सालों में हेमंत ने इस सिस्टम को पूरी तरह समझ लिया। उन्होंने ग्राउंड पर एक ऐसी पर्सनल कल्ट या कहें कि एक लॉयल आर्मी तैयार कर ली जिसका रिमोट कंट्रोल सिर्फ उनके हाथ में था। तो फिर ये जो नंबर 2 का स्टेटस था, ये नंबर 1 से टकराया कब? क्योंकि एम्बिशन और पेशेंस का जो बैलेंस है वो एक पॉइंट पे आकर टूटना ही था। और ये बैलेंस टूटा 2011 के आसपास। इससे ना
कॉर्पोरेट कल्चर की एक एनालॉजी से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए आप एक कंपनी के सबसे हार्ड वर्किंग वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। आपने कंपनी को अपना खून पसीना दिया है। आपको लगता है कि अगले सीईओ आप ही बनेंगे, लेकिन अचानक करंट सीईओ का बेटा पढ़ाई करके आता है और उसे सीधा टॉप पोजीशन के लिए तैयार किया जाने लगता है। अरे, ये तो नेपोटिज्म का सबसे क्लासिक केस हो गया। बिल्कुल। तरुण गोगोई ने यही किया। उन्होंने अपने बेटे गौरव गोगोई को लॉन्च कर दिया। जो जमीन हेमंत इतने सालों से तैयार कर रहे थे, उन्हें अचानक साइडलाइन किया जाने लगा। और ये किसी भी सेल्फ मेड नेता के लिए ना बर्दाश्त के बाहर होता है। बिल्कुल होगा। इस बात की गवाही तो कांग्रेस के कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद ने अपनी आत्मकथा में भी दी है। अरे हाँ, वो किताब वाला किस्सा। हाँ, उन्होंने बताया था कि राहुल गांधी की एक मीटिंग में उन्होंने साफ कहा था कि असम के ज्यादातर एमएलएज हेमंत के साथ हैं, उन्हें सीएम बनाना जरूरी है वरना वो रिबेल हो जाएंगे। सोनिया गांधी इस बात पर सहमत भी थी, लेकिन राहुल गांधी ने साफ इनकार कर दिया। और तब आता है वो फेमस मीटिंग का किस्सा जिससे हमने इस डीप डाइव की शुरुआत की थी। हाँ, पीडी वाला किस्सा। जब हेमंत अपना आखिरी अटेम्प्ट करने राहुल गांधी के पास गए और राहुल का कुत्ता पीडी उस प्लेट से बिस्किट खाने लगा, बाकी नेता चुपचाप उस झूठी प्लेट से बिस्किट खाते रहे, पर हेमंत वहां से उठ के चल दिए। बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ एक कुत्ते का बिस्किट खाना नहीं था, ये क्लियर अनदेखी और डिसरिस्पेक्ट का सिग्नल था। सही बात है। पर देखिए, पार्टी छोड़ना एक बात है, लेकिन राइवल पार्टी यानी बीजेपी में जाना इतना आसान थोड़ी था। आसान तो बिल्कुल नहीं था। उस वक्त असम बीजेपी में सर्बानंद सोनोवाल का खेमा पहले से बहुत मजबूत था। सोनोवाल पिछले 15 साल से हेमंत के खिलाफ ही तो राजनीति कर रहे थे। हाँ, वो तो उनके कट्टर विरोधी थे। तो जब ये खबर लीक हुई कि हेमंत बीजेपी में आने वाले हैं, तो असम बीजेपी में जैसे भूचाल आ गया। सोनोवाल ने तुरंत किरण रिजिजू के साथ मिलकर एक नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और पता है हेमंत पर क्या आरोप लगाया? क्या? लुइस बर्जर स्कैम का आरोप। बाप रे। यहाँ पर कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। श्रोताओं को जरा कॉन्टेक्स्ट दे दूं। लुइस बर्जर एक अमेरिकन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कंपनी है जिसके खिलाफ ये आरोप थे कि उन्होंने भारत समेत कई देशों में वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स का ठेका पाने के लिए टॉप पॉलिटिशियंस को घूस दी थी। तो बेसिकली बीजेपी के बड़े नेता खुलेआम हेमंत पर इंटरनेशनल लेवल की रिश्वतखोरी का आरोप लगा रहे थे। हाँ, और मजाक की बात देखिए कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लगभग एक हफ्ते बाद ही अमित शाह इंटरवीन करते हैं और हेमंत बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। 21 अगस्त 2015 को उनका ग्रैंड वेलकम होता है। रुकिए, थोड़ा समझने दीजिए। एक हफ्ते पहले तक आप एक नेता को स्कैम में डूबा हुआ भ्रष्ट बता रहे हैं और अगले ही हफ्ते आप उसे पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बना लेते हैं। यही तो पॉलिटिक्स है। लोकल कैडर और जो सपोर्टर्स हैं वो इस विपलैश को कैसे प्रोसेस करते होंगे? और उससे भी बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन खुद हेमंत का था। वो कैसे? मुझे याद है 2014 में जब नरेंद्र मोदी पीएम कैंडिडेट थे, तब हेमंत ने एक रैली में चिल्लाते हुए कहा था कि मोदी जी कहते हैं गुजरात में पानी के पाइपों से कार चल सकती है, पर उन्हें असम के लोगों को बताना चाहिए कि वहां पाइपों से पानी बहता है, लेकिन गुजरात में पाइपों से मुसलमानों का खून बहता है। मतलब ये कितना एक्सट्रीम बयान था। और एक साल बाद वही आदमी मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहा था। देखिए, अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें ना, अगर आप इसे सिर्फ आइडियोलॉजिकल चश्मे से देखेंगे तो ये बेहद कंफ्यूजिंग लगेगा। हाँ, लेकिन राजनीति में जब एम्बिशन और आइडियोलॉजी का आमना सामना होता है तो जीत हमेशा एम्बिशन की होती है। ये बात तो है। अमित शाह को एक कुशल रणनीतिकार चाहिए था जो नॉर्थ ईस्ट के दरवाजे बीजेपी के लिए खोल सके, और हेमंत के पास पूरा इकोसिस्टम था। हाँ। दूसरी तरफ एक कॉमन ग्राउंड भी था जिसने इस अलायंस को स्मूथ बनाया, और वो था बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा। अच्छा, हाँ। हेमंत हमेशा से इस मुद्दे पर आंसू के दिनों से आक्रामक थे और ये सीधा आरएसएस की कोर आइडियोलॉजी से मैच करता था। बिल्कुल। तो इस एक मुद्दे ने बाकी सारे विरोधाभासों को धो दिया। और इस फ्लिप के बाद वो सच में नॉर्थ ईस्ट के चाणक्य बनकर उभरे, एक पॉलिटिकल वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह। सही कहा। उन्होंने सिर्फ असम में नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट किया। उनकी जो वर्किंग स्टाइल थी वो कोई जादू नहीं थी, बल्कि उनकी नज़र बहुत शार्प थी। उन्होंने देखा कि किन राज्यों में ऑपोजिशन पार्टियों के अंदर फैक्शनलिज्म है या धड़ेबाजी है। बिल्कुल। उन्होंने वहां के असंतुष्ट नेताओं को आइडेंटिफाई किया, उन्हें बीजेपी के सेंट्रल पावर और रिसोर्सेज का बैकअप दिया, और एक के बाद एक अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा में बीजेपी की सरकारें बनवा दी। और यही वजह है कि सेंट्रल लीडरशिप उन्हें इतना मानती है। लेकिन इतनी मैसिव विक्ट्रीज के बावजूद 2016 में जब बीजेपी असम में जीती
तो सीएम उन्हें नहीं बनाया गया। हाँ, वहां भी उन्हें इंतजार करना पड़ा। सत्ता की कुर्सी सर्बानंद सोनोवाल को मिली। एक बार फिर हेमंत का पेशेंस टेस्ट हुआ, लेकिन उन्होंने पुरानी गलती नहीं दोहराई। वो शांत रहे और 5 साल तक अपनी अहमियत साबित करते रहे। और आखिरकार वो दिन आया। 10 मई 2021 को हेमंत बिस्वा शर्मा असम के 15वें मुख्यमंत्री बने। वो वादा पूरा हुआ? बिल्कुल, जो वादा उन्होंने 22 साल की उम्र में अपनी पत्नी से किया था, वो आखिरकार पूरा हो गया। पर सच कहूं तो सीएम बनने के बाद हमने हेमंत का एक बिल्कुल नया और ज्यादा एक्सट्रीम रूप देखा। एकदम सही कह रही हैं आप। उनकी जो पिछली छवि थी वो एक पर्दे के पीछे काम करने वाले रणनीतिकार की थी, पर अब वो फ्रंट फुट पर सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण करने वाले नेता बन गए। बिल्कुल, और इस दौरान उन पर लगने वाले आरोप भी कोई छोटे नहीं थे। हम सिर्फ भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे हैं, उन पर अपने शुरुआती दौर में उल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम से संबंध होने का आरोप लगा था, जो कि एक अलगाववादी संगठन है। हाँ, एक उग्रवादी और अलगाववादी संगठन। 1991 में उन पर इस संगठन को फायदा पहुंचाने और चंदा वसूलने को लेकर टाडा के तहत केस भी दर्ज हुआ था। टाडा मतलब टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट। बिल्कुल, एक सिटिंग सीएम पर आतंकवाद निरोधक कानून का पास्ट होना ये बहुत बड़ा क्लेम है। बहुत बड़ा। इसके अलावा शारदा चिटफंड स्कैम में भी उनका नाम उछला। और राहुल गांधी आज तक उन आरोपों को नहीं भूले हैं। नहीं, वो तो बार बार याद दिलाते हैं। हाँ, वो आज भी हेमंत को सबसे भ्रष्ट नेता कहते हैं और धमकी देते हैं कि सरकार आने पर उन्हें जेल भेजेंगे। लेकिन हेमंत भी चुप नहीं रहते, उनका पलटवार भी उतना ही पर्सनल होता है। जैसे वो पिता वाला बयान। बिल्कुल, जैसे एक बार उन्होंने ओपनली स्टेज से राहुल गांधी से उनके पिता होने का प्रमाण मांग लिया था। हाँ, वो काफी विवादित रहा था। लेकिन इन पर्सनल हमलों से बड़ा जो उनका स्ट्रेटेजिक टूल है ना, वो है मियां मुस्लिम्स को टारगेट करना। और ये उनकी राजनीति का सबसे पोलराइजिंग पहलू है। श्रोताओं को क्लियर कर दें कि असम में मियां मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल उन मुसलमानों के लिए होता है जिनके पूर्वज बंगाल से वहां आए थे। ठीक है। इसे वहां की स्वदेशी या इंडिजिनस मुसलमान आबादी से अलग करके देखा जाता है। हेमंत खुलेआम कहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। खुलेआम। हाँ। उनका एक स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मियां मुसलमान मुझे अपनी किडनी भी निकाल कर देते तब भी मैं उन्हें वोट नहीं दूंगा। बाप रे, इस स्टेटमेंट की ऑडेसिटी देखिए। और इसका सबसे शॉकिंग रूप हमने फरवरी 2026 में देखा। वो एआई वाला वीडियो। हाँ, असम बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया पर एक एआई जनरेटेड वीडियो डाला गया। दोस्तों, उस वीडियो में हेमंत खुद एक आक्रामक रूप में एक राइफल पकड़े हुए दिखाए गए थे। और वीडियो में क्या दिखाया गया कि स्कल कैप और दाढ़ी वाले लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। बहुत भयंकर विवाद हुआ था उस पर। बवाल मचा, वीडियो हटा लिया गया, लेकिन डिफेंस में हेमंत ने माफी नहीं मांगी। उन्होंने बस इतना कहा कि इसमें बांग्लादेशी लिखना छूट गया था, इसलिए गलतफहमी हुई। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? इस लेवल का एक्सट्रीम नैरेटिव डिफेंड करना ये कोई नॉर्मल राजनीति तो नहीं है। देखिए, इससे एक बड़ा सवाल पैदा होता है और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा आहा मोमेंट छुपा है। वो क्या? पुराने दौर की राजनीति में नेता भले ही अंदर से कितने भी कट्टर क्यों ना हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो अपने एक्सट्रीम स्टैंड को छुपाने की कोशिश करते थे। हाँ, वो एक डिप्लोमेटिक इमेज रखते थे। बिल्कुल, वो खुद को मॉडरेट दिखाना चाहते थे। लेकिन हेमंत जैसे नेताओं ने इस ग्रामर को बदल दिया है। अच्छा। उनके लिए ये जो एक्सट्रीमिज्म है ना, ये कोई बग या गलती नहीं है, ये एक फीचर है, ये उनका ब्रांड है। तो आप कह रहे हैं कि ये गुस्से में दी गई हेट स्पीच नहीं है, बल्कि एक वेल थॉट आउट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। एग्जैक्टली। जब एक सीएम इतने खुले तौर पर ध्रुवीकरण करता है तो जो उनका कोर वोटर बेस है उसे लगता है कि आखिरकार कोई तो वही बोल रहा है जो हम बंद कमरों में सोचते हैं। वैलिडेशन मिलता है उन्हें। बिल्कुल, ये उन वोटर्स को एक साइकोलॉजिकल वैलिडेशन देता है और इसका नतीजा ये होता है कि वो कोर बेस आपके पीछे एक अभेद्य दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। सही बात है। उन्हें लगता है कि ये नेता किसी से नहीं डरता, फिर चाहे भ्रष्टाचार के आरोप हों या पॉलिसी फेलियर्स, वोटर सब कुछ इग्नोर करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे अपना आइडियोलॉजिकल प्रोटेक्टर मिल गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत ही पावरफुल ऑब्जर्वेशन है। एक तरह से वो सेवियर कॉम्प्लेक्स को फीड कर रहे हैं। हाँ, और इस पूरी टाइमलाइन को देखकर एक बात साफ होती है कि हेमंत बिस्वा शर्मा का जो सफर है वो सिर्फ उनकी पर्सनल एम्बिशन की कहानी नहीं है, ये आधुनिक भारतीय राजनीति के ट्रांसफॉर्म होने की कहानी है।
जहां पावर लेने के जो रूल्स हैं वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। सच में ये कहानी किसी थ्रिलर से कम नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक 10 साल का बच्चा जो सड़कों पर नारे लगा रहा था, जिसे एक कुत्ते के बिस्किट वाले इंसिडेंट ने ईगो हर्ट करके सदियों पुरानी पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हाँ, वो आज देश के सबसे ताकतवर और बेशक सबसे विवादित रीजनल लीडर्स में से एक हैं। हेमंत का सफर ये सिखाता है कि नेशनल पॉलिटिक्स सिर्फ दिल्ली से नहीं चलती। नहीं, उसकी डोर इस तरह के क्षेत्रीय क्षत्रपों की साइकोलॉजी से बंधी होती है। बिल्कुल। एक राजनेता के तौर पे उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी जिद रही है। लंबा इंतजार करना, हारने के बाद भी फील्ड ना छोड़ना, और जब भी अपॉर्चुनिटी आई तो पुरानी सारी आइडियोलॉजीज और शर्म को खूंटी पर टांग देना। हाँ, और एक मैसिव रिस्क लेना। ये दिखाता है कि रियल पॉलिटिक्स कितनी रूथलेस होती है। और इस चर्चा की जो टाइमिंग है वो इसलिए भी बहुत क्रूशल है क्योंकि आज 9 अप्रैल 2026 है। आज ही चुनाव है। जी हाँ, आज असम में चुनाव की वोटिंग का दिन है। लोग इस वक्त लाइन में लगे हैं। इन चुनावों के नतीजे 4 मई 2026 को आएंगे। और वो नतीजे सिर्फ ये तय नहीं करेंगे कि हेमंत अगले 5 साल सीएम रहेंगे या नहीं। वो नतीजे इस बात का सबूत होंगे कि जनता इस नई तर्ज की कट्टर ध्रुवीकरण वाली आक्रामक राजनीति को कितना एक्सेप्ट करती है। सही बात है। क्या आम वोटर इन हार्डलाइन टैक्टिक्स से बोर हो चुका है या ये आग उसे अभी भी अट्रैक्ट करती है? सही बात है। देखिए, ये सिर्फ असम का नहीं बल्कि इस मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स का लिटमस टेस्ट होगा। बिल्कुल। तो इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। जरा सोचिए, जब कोई नेता ऐसी स्थिति के बाद अपनी पार्टी छोड़ता है और दूसरे पाले में जाकर एकदम ऑपोजिट आइडियोलॉजी का सबसे बड़ा पैरोकार बन जाता है, तो क्या वो वाकई अंदर से बदल जाता है? बहुत गहरा सवाल है। क्या उसकी कोर आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है या फिर वो विचारधारा के नाम पर सिर्फ नए पुल बना रहा होता है ताकि अपनी अल्टीमेट सत्ता की कुर्सी तक पहुंच सके? सोचने वाली बात है। सोचिएगा जरूर। आपसे जल्दी ही अगले विश्लेषण में मिलेंगे।